नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होप साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज भी हम घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे और 4 हो गए हैं, मतलब 100 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब यहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट कर दिया है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में हमारा टेक्सटाइल कंप्लीट हो जाएगा घटना चक्र में। इसके बाद जो हमारी तैयारी चलेगी, फिर हम नया सब्जेक्ट मतलब घटना चक्र में ही नया टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको अपडेट देना चाह रहे हैं टेलीग्राम को लेकर। ठीक है, टेलीग्राम के लिए अपडेट है आपकी। हमने सारे पीडीएफ जो अभी तक पढ़ाए थे सिर्फ घटना चक्र का छोड़ के, क्योंकि अभी आपको जो दिए हैं वो पढ़ लीजिए, फिर मैं 4-5 दिन बाद वो वाले भी सारे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो सारे पीडीएफ मैंने अपडेट कर दिए हैं टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हो होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम, इसी नाम से आप सर्च करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो लिंक मैं मेंशन कर दूंगी इसी में वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और अच्छा लगे तो बस भाई कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग सुनते तो है नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप क्या पहनेंगी? ए है चुन्नटदार स्कर्ट एवं ब्लाउज, बी है चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट एवं ब्लाउज, सी है पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन में हो, डी है पूर्ण लंबाई का परिधान और छोटी जैकेट के साथ। तो जब भी कोई महिला छोटी और मोटी हो, ठीक है, और उसे लंबा और पतला दिखना हो, तो वो हमेशा याद रखे कि चुन्नटदार वस्त्रों से बचे। ठीक है, चुन्नटदार वस्त्र हो गए, या फिर चौड़े जो होते हैं ना बॉर्डर वाले वस्त्र हो गए, ऐसी चीज़ों से मतलब यहाँ पर दिया है। चौड़ी प्लेट वाले वस्त्र हैं, स्कर्ट वाली चीज़ें हैं, स्कर्ट ब्लाउज, इनमें और ज़्यादा व्यक्ति छोटा और नाटा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट कैसी हो, प्रिंसेस लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसेस लाइन। प्रिंसेस लाइन का मतलब होता है कि कहीं पर भी कोई मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे जो कमर का पार्ट है, ठीक है, कमर वाला जो पार्ट है उसमें कोई भी मोड़ या विभाजन नहीं होगा। ठीक है, मोड़ या विभाजन नहीं होगा, मतलब सीधा होगा बिल्कुल कपड़ा, तो उसी को हम कहते हैं कैसा कपड़ा, प्रिंसेस लाइन कपड़ा। ठीक है, प्रिंसेस लाइन जो कपड़े होते हैं उनमें कोई भी मोड़ या विभाजन नहीं होता है कमर के स्थान पर। ठीक है, जैसे अजीब जो चुन्नटे वगैरह डाल लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें, जिससे कि क्या हो, व्यक्ति उसमें गंठा ना लगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं, सीधा कपड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन है 2, रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था? ए है भारत में, बी है इंडोनेशिया में, सी है चीन में, डी है जापान में। तो रेशम का तंतु अगर हम बात करते हैं तो सभी जानते हो और बहुत अच्छे से पता होगा, ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है। और कौन सा प्राणिज रेशा है? प्राणिज में कह सकते हैं प्रोटीन रेशा है। और प्रोटीन रेशा क्यों है? क्योंकि इसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और सेरेसिन गोंद पाया जाता है, सेरेसिन गोंद पाया जाता है। ओके, तो रेशम की ये क्वालिटी, कुछ चीज़ें हैं, क्वालिटी हैं, आपको पता होना चाहिए। रेशम जो होता है आपको मतलब उत्पादित भी किया जाता है, जो उत्पादित करते हैं उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और स्वतः भी जो होता है ये जंगलों में मतलब ऐसे जगहों पर खुद ही मतलब अपने आप भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो वाला जो रेशम होता है वो ख़राब होता है। तो यहाँ पर स्थान पूछा जा रहा है, तो ये चीन होगा आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। सेरेसिन इसमें गोंद होती है, और क्या होता है फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, जेबल वाटर है, ए है ब्लीचिंग अभिकर्ता, बी है नील अभिकर्ता, सी है स्टार्च, और डी है परिसज्जा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जेबल वाटर की। तो जेबल वाटर हम सभी जानते हैं क्या है, एक ब्लीचिंग अभिकर्ता है। हम ब्लीच करने के लिए जेबल वाटर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और इसको सही बताएं, सही शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं तो जो जेबल वाटर होता है इसका जो नाम है, एक नाम और है इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम, और ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका नाम है, हाइपोक्लोराइड। ओके, क्लोराइड इसका नाम है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका अगर सूत्र की बात करें तो NaOCl। ठीक है, NaOCl। अच्छा, आपको हमने उसका सल्फ्यूरिक एसिड का भी सूत्र बता रखा है, वो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र पता हो तो कमेंट करिएगा क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये क्या है, एक ब्लीचिंग अभिकर्ता है। ओके, और क्या है, ये पानी में घुलकर ब्लीचिंग का काम ये करता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी। क्षैतिज रेखाएं जचेंगी मतलब इस तरीके की रेखाओं की बात हो रही है। पतली स्त्री पर भी है, लंबी मोटी स्त्री पर, ठीक है, मोटी स्त्री पर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब क्षैतिज रेखाओं की बात होगी तो हमेशा आंसर याद रखना क्या होगा, आंसर होगा हमारा लंबी। परिधान क्षैतिज रेखाओं की बात हो रही तो पतली स्त्री पर जचेंगी। ठीक है, पतली जो महिलाएं होंगी उन पर क्षैतिज रेखाएं अच्छी लगेंगी। क्यों? क्योंकि जो वो पतली है और मतलब क्या है, वो लंबी भी होगी, पतली है तो ये थोड़ी चौड़ी, मतलब इस तरीके की जो रेखाएं हैं इससे ये थोड़ी कैसी लगेगी, मोटी लगेगी। ठीक है, क्योंकि खाली पतली की बात कर रहे हैं यहाँ पर और कोई बात नहीं की जा रही है, तो इससे ये क्या है, लड़की थोड़ी मोटी लगेगी, जो भी स्त्री है थोड़ी मोटी लगेगी, इसलिए उसको कैसी क्षैतिज रेखाओं के ये वाले वस्त्र पहनाने होंगे। यहीं पर अगर कैसी होती, जो स्त्री होती अगर मोटी होती तो हम इस तरीके की रेखाओं के वस्त्र पहनाते जो ताने की तरह होती हैं। ठीक है, ताने की तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोयरिंग निर्मित होती है। ए है रंग के प्रयोग द्वारा, बी है नमी ऊष्मा एवं दाब द्वारा, सी है गर्म रोलर द्वारा, डी है रसायनों के द्वारा। तो हमारा यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्म रोलर्स के द्वारा जो होता है ये की जाती है। मोयरिंग होता क्या है, एक तरीके की कह सकते हैं, इसमें नमूने अंकित किए जाते हैं, नमूने या उन्हें हम चिन्ह भी कहते हैं, अंकित किए जाते हैं। और किस तरीके के ये चिन्ह होते हैं अगर उसकी बात करें तो ये जो चिन्ह होते हैं ये जब रोलर्स के बीच से मतलब गुजरते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, गर्मी का दबाव पड़ता है। ठीक है, गर्मी का क्या होता है, दबाव पड़ता है। इसी दबाव के वजह से क्या होता है, ये इसकी सतह पर चिन्ह बन जाते हैं जो कि लहरों के सदृश लगते हैं, लहरों के सदृश लगते हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर इस पर क्या होती हैं, सूक्ष्म बारीक रेखाएं अगर पूछी जाए तो वो बनाई जाती हैं। इसी पर सूक्ष्म बारीक रेखाएं भी जो होती हैं मोयरिंग की परिसज्जा पे बनाई जाती हैं। और जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं, सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये परावर्तित हो जाती हैं और वही लहरों के समान जो होता है, समुद्र की लहरों के समान ये वस्त्र प्रतीत होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। ए है नायलॉन 11, बी है नायलॉन 6, सी है नायलॉन 6, डी है नायलॉन 610। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो बताना है। तो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा नायलॉन 6। इसे नायलॉन 6 क्यों कहते हैं, जो इसका घोल होता है, जो बहुलक होते हैं तो उसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन के अणु होते हैं इस बहुलक में और इस बहुलक को इसीलिए नाम दिया गया नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 6 इसका नाम दिया गया। जैसे समझने के लिए हमने अभिक्रिया कराई किस चीज़ की, जैसे कि एडिपिक अम्ल हो गया, ओके, एडिपिक अम्ल हो गया, ओके, एडिपिक अम्ल हो गया, ओके, प्लस क्या हो गया हमारा, एडिपिक अम्ल के साथ हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है, डाइएमीन। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में ही जो कार्बन के अणु होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, मतलब जितने जो होंगे मतलब घोल लिए जाएंगे उन दोनों में क्या है, कार्बन के जो अणु होंगे दोनों में 6 हैं, इसीलिए नायलॉन को क्या कहते हैं, नायलॉन 6 यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम नायलॉन के विषय में थोड़ी बात और करें तो उसे सुगम जीवन रेशा भी कहते हैं, सुगम जीवन रेशा कहते हैं, ओके, सुगम जीवन रेशा कहते हैं। और क्या कहते हैं, जादुई रेशा कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो रखरखाव है बहुत आसान है तो इसको जादुई या मैजिक फाइबर कहते हैं। ओके, जादुई रेशा भी हम इसी को कहते हैं। किसने इसकी खोज की, तो डॉक्टर वेलिस एच कैरोथस ने इसकी खोज की। ठीक है, कैरोथस ने इसकी खोज की। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 7, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह डैश। ए है कठोर जल में अक्षेपित नहीं होते हैं, बी है गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं, सी है मृदु जल की आवश्यकता होती है, डी है ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं।
साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस कठोर जल में अवक्षेपित ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। यह सब संश्लेषित अपमार्जक का मतलब है कि हम डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और डिटर्जेंट से संबंधित कल हमने क्वेश्चन किया था, तो इसको भी ध्यान से पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें पढ़ते चलिए, कब एग्जाम हो जाए कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होगा? ए है वनस्पति तंतु, बी है पुनर्निर्मित सेलुलोजिक तंतु, सी है ज्ञानतक तंतु या फिर डी है संश्लेषित तंतु। तो यहाँ पर जो कीड़े तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित होगा वो होगा डी, संश्लेषित जो तंतु होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो हैं क्या है, सबसे कम प्रभावित होंगे। अगर हम बात करें तो ये नायलॉन और पॉलिएस्टर इसी के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, ए है हुक एवं मक्षिका, बी है बटन एवं कांच, सी है रिवेन एवं डोरी, डी है इलास्टिक एवं चुटपुट। तो सेल्फ हेल्प अगर हम फीचर की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, डी ऑप्शन सही होगा, इलास्टिक एवं चुटपुट आते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं व्यक्ति स्वयं ही इसको आराम से पहन सकता है। ठीक है, व्यक्ति स्वयं पहन सकता है, इसीलिए इसको सेल्फ हेल्प फीचर कहा जाता है। इलास्टिक है, चुटपुट है, ये ऐसे कपड़े, इलास्टिक वाले कपड़े जो होते हैं नॉर्मली कोई भी पहन लेता है। ठीक है, पिन है चुटपुट वाली, इंसान लगा लेता है आराम से बालों में। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं सेल्फ हेल्प फीचर में। क्वेश्चन 10 है, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, ए है बांधनी में, बी है पटोला में, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ताने और बाने के जो धागे हैं किस में रंगे जाते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन पटोला। देखो पटोला की साड़ी जो होती है इसको हम डबल इक्कत बुनी हुई साड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन इसमें जो ताने और बाने के जो धागे रंगे जाते हैं, ठीक है, ताने और बाने के जो धागे रंगे जाते हैं, इससे समस्या एक बहुत गंभीर आती है कि इन धागों का क्रम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रम याद रखना, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि कौन सी जो है, मतलब जो ये रंगाई है टाई एंड डाई की यही रंगाई है, पटोला भी एक रंगाई टाई एंड डाई की है, लेकिन इसमें क्या होता है, ताने और बाने को अलग अलग रंग लिया जाता है। ठीक है, दोनों को ही रंगा जाता है, और जब इनकी बुनाई होती है तो इनका क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा धागा कहाँ पे आएगा। अगर आप जरा सा भूल गए तो ये समझो आपकी पूरी मेहनत पे क्या होगा, पानी फिर जाना है। यहीं पर अगर हम बांधनी की बात करें तो बांधनी कला में तो डायरेक्ट क्या होता है, आप आराम से कोई भी चीज़ लो, दाने वाने उन्हें बांधो और डिज़ाइन कर दो। ठीक है, कलर कर दो। ठीक है, जहाँ पर धागे बंधे हुए होंगे वहाँ पर क्या अवरोध पैदा हो जाएगा और वहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा। लेकिन पटोला में क्योंकि ताने वाने लगे हुए होते हैं तो डिज़ाइन देने के लिए उन धागों के नंबर और क्रम को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर कौन सा धागा आएगा, तभी डिज़ाइन सुंदर बनेगी, नहीं तो पूरी साड़ी जो है यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा पटोला कहाँ का है भाई, गुजरात है, सूरत है, अहमदाबाद है, ऐसी जगहों पर ये बनाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लेजिंग दी जाती है, ए है नेपिंग से, बी है साइजिंग से, सी है गोंद और स्टार्च से, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने किसी क्लास में शायद परिसज्जा से संबंधित जब प्रश्न कराए थे तो आपको एक बात बताई थी, जब ग्लेजिंग की जाती है तो ग्लेजिंग से पहले क्या किया जाता है, साइजिंग करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य शब्द याद रखिएगा, ये अनिवार्य होता है जब भी आप ग्लेजिंग करते हो। ठीक है, क्योंकि ग्लेजिंग में क्या होता है, सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है कपड़े की। ओके, कपड़े की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाते हैं। लेकिन साइजिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गोंद एवं स्टार्च का प्रयोग किया जाए उसको हम साइजिंग कहते हैं। चाहे यहाँ पर माड़ भी हो सकता है, माड़ है, माड़ मतलब स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, तो इनका प्रयोग करके ही आपकी जो होती है साइजिंग की जाती है। जो साइजिंग का कार्य होता है वो गोंद और स्टार्च के प्रयोग से ही किया जाता है साइजिंग। और क्या होता है, इससे सतही दोष छिप जाते हैं। उसके बाद ग्लेजिंग कर दी जाती है जिससे सतह और अच्छी से चिकनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो घटना चक्र में आंसर दिया है वो तो क्या है, ये सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर गोंद और स्टार्च। लेकिन ग्लेजिंग दी जाती है, उसके बाद साइजिंग की जाती है और साइजिंग में ही गोंद और स्टार्च का प्रयोग होता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन माना है क्योंकि गोंद और स्टार्च का प्रयोग हो रहा है साइजिंग में, तो कार्य तो साइजिंग का किया जा रहा है ना, तो मेन नाम जरूरी है ना, तो वो तो साइजिंग होना चाहिए। अब
यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए हैं जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बुक का बता रही हूँ, बिल्कुल बुक में साफ साफ लिखा है ग्लेजिंग से पहले साइजिंग की जाती है। और साइजिंग किससे की जाती है? गोंद और स्टार्च से की जाती है। किससे? गोंद और स्टार्च से। अब आप इसको देख सकते हो। बकाया हम बात करेंगे नेपिंग की। ठीक है, नेपिंग की बात करें तो नेपिंग में आप जानते हो वही होता है क्या, रोए उठाए जाते हैं, रोए उठाए जाते हैं और कैसा लगता है वस्त्र, रोए के दोष छुपाए जाते हैं और अच्छा वस्त्र तैयार हो जाता है, मतलब खूब अच्छा सा सॉफ्ट सा कोमल वस्त्र तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? ए है ब्लॉक छपाई, सी है स्क्रीन छपाई, सी है डुप्लेक्स छपाई या डी स्टेंसिल छपाई। तो आप ब्लॉक छपाई भी जानते हो, लकड़ी के या धातु के ब्लॉक बना लिए जाते हैं और रंग लगा के छपाई कर दी जाती है। स्क्रीन भी आप जानते हो, जो नायलॉन का कपड़ा चढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं और डिज़ाइन बनाकर, और जो जगह बचती है कपड़े पर उसमें क्या होता है, कोई भी अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं और डिज़ाइन को रखते हैं स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को रखते हैं कपड़े पर और रंग लगाकर डिज़ाइन तैयार हो जाती है। ठीक है, डुप्लेक्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि स्टेंसिल जो है, स्टेंसिल भी हम ये बना रहे हैं ना, ब्लॉक बना रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं या कोई कागज़ का टुकड़ा बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाकर और हम पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसी को हम स्टेंसिल कहते हैं। ठीक है, उसी को हम स्टेंसिल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डुप्लेक्स क्या है? डुप्लेक्स एक कपड़ा है, ठीक है, जिसके हम फ्लावर वगैरह भी बनाते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 13, बिना सुकड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। ए है सीजिंग के द्वारा, बी है कैलेंडरिंग के द्वारा, सी है टेंटरिंग के द्वारा, डी है सैनफोराइजिंग के द्वारा। बिना सुकड़न वाला वस्त्र मतलब सैनफोराइजिंग के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये तो प्रमाण। ये टेंटरिंग में क्या होता है? सी ऑप्शन में क्या होगा? कपड़ा बराबर किया जाता है। ओके, और कैलेंडरिंग में क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर प्रेस की जाती है। और सीजिंग की अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बात आपसे सीजिंग की नहीं की थी ना, यहाँ पर ग्लेजिंग की बात की थी। सीजिंग में वही होता है वस्त्र को झुलसा कर, ठीक है, सीजिंग में वस्त्र को झुलसा कर जो है वस्त्र को चिकना किया जाता है, मतलब जो रोए होते हैं उसको साफ किया जाता है। और मेरे हिसाब से जब ग्रे गुड्स को निकाला जाता है तो सबसे पहली परिसज्जा अगर की जाती होगी तो वो यही होती होगी। ठीक है, या फिर ब्लीच होता होगा या फिर इनको मतलब सीजिंग की परिसज्जा पहले होती होगी, क्योंकि रुएँ जो होते हैं सबसे पहले हटाए जाते हैं। क्वेश्चन 14 है, प्राकृतिक रेशा डैश है। ए है एस्बेस्टस, नायलॉन, आर्लान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक आंसर सही होगा एस्बेस्टस। हर क्लास में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, एस्बेस्टस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली रॉड है? ए है फ्लॉन्ज, बी है फ्रेंच, सी है फिश या डी है ड्रेस मेकर्स। तो यहाँ पर भी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। फिश डॉट जो होती है कैसी है? दोहरी नोक वाली डॉट मानी जाती है। अगर हम डॉट की अगर थोड़ी सी बात करें तो हम आपको सिंपल शब्दों में यही बता सकते हैं, जैसे कोई उभार वाला स्थान होता है तो उभार वाला स्थान या तो हमारा सीना होता है या कमर होता है। तो ऐसे स्थानों पर क्या होता है, फिटिंग देने के लिए, सुंदर फिटिंग आ सके तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये डॉट्स बनाते हैं, ठीक, डॉट लगाते हैं। अब ये डॉट कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य मानी गई है 2 प्रकार की डॉट होती है मुख्य, जिसमें एक होती है कैसी, 2 प्रकार की होती हैं। तो इसमें एक होती है एक नोक वाली डॉट, ठीक है, एक नोक वाली डॉट होती है, नोक वाली डॉट, ठीक है, डॉट। और दूसरी कैसी होगी फिर? दोहरी डॉट वाली, ठीक है, दूसरी कैसी होगी? एक नोक वाली, इसे यहाँ पर एक नोक वाली कर लो, और दूसरी कैसी होगी? दोहरी डॉट वाली, ठीक है, दोहरी डॉट वाली जो होती है वो वाली हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सॉरी दोहरी नोक वाली डॉट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोहरी नोक वाली जो डॉट होती है वो फिश डॉट होती है, ठीक है, फिश डॉट को हम दोहरी नोक वाली डॉट कहते हैं, या फिर इसको हम एक शब्द और यूज़ करते हैं, फिश आइड, ठीक है, फिश आइड डॉट या फिर डबल पॉइंट डॉट, ठीक है, डबल पॉइंट डॉट भी हम इसको बोलते हैं। ओके, और ये ऐसे स्थानों पर हमने अभी बताया जहाँ पर उभार होता है तो वहाँ पर लगाई जाती है, जैसे कमर हो गया हमारा या सीना हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। आज मेरी सांस फूल रही है क्योंकि कभी कभी दिक्कत बढ़ जाती है और मेरा कतई मन नहीं हो रहा है, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है क्लास लेने का। क्वेश्चन है 16, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है? सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयॉन रेशे में या डी है रेशम के रेशे में। तो यहाँ पर सबसे जो अधिक आर्द्रता का गुण होता है वो होता है, ए ऑप्शन सही होगा, सूती रेशे में, ठीक है, सूती रेशे में सबसे ज़्यादा आर्द्रता का गुण होता है, मतलब पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। ऊनी रेशा क्या होता है? पानी में भीगने के बाद 30 से 40% तक आपको आंसर मिल जाए, यहाँ पे 40% मिल जाए या 30% मिल जाए,
तो ये जो ऑप्शन होंगे सही होंगे किस चीज़ के लिए, ऊनी रेशे जो है इतना पानी सोखने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब पानी में भीगने के बाद 30 से 40% तक ये कमज़ोर हो जाते हैं। यहीं पर अगर हम बात करेंगे किसकी, रेयॉन रेशे की, तो ये 25 से 30% तक जो है कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, रेशम के रेशे इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी इनको हर तरीके की साबुन सर्फ से नहीं धोया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेपल तंतु का उदाहरण है, ए है रेशम, बी है जूट, सी है डेक्रोन, डी है नायलॉन। तो यहाँ पर स्टेपल तंतु का उदाहरण है बी ऑप्शन जूट। ठीक है, स्टेपल तंतु का उदाहरण है यहाँ पर जूट। ए है ऑप्शन जो रेशम, ये फिलामेंट है, आप जानते हो प्रकृति का एकमात्र रेशा है जो फिलामेंट है। ओके, फिलामेंट है। और डेक्रोन और नायलॉन कैसे हैं, ये कृत्रिम रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रग प्रकार है, एक है ए ऑप्शन है दीवार बिछावन का। आज मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं जल्दी क्लास को कंप्लीट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जो रग है वो कैसा है, आपको सभी को पता होगा। रग को हम कहते हैं यहाँ पर, ये दीवार बिछावन होता है, फर्श बिछावन होता है, या छत का जो बिछावन होता है, उन सभी को कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा। वैसे मैंने इसको पढ़ा है, फर्श बिछावन का कपड़ा जो होता है वो रग कहलाता है, लेकिन इसके हिसाब से जो है सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हम दीवार पर बिछाते हैं, फर्श पर बिछाते हैं, या छत पर जो भी कपड़ा लगाते हैं उसको हम रग कहते हैं। ठीक है, रग कहते हैं। ओके, रंग नहीं कहते हैं, इसको रग कहते हैं। हालांकि फर्श पे बिछाने का कपड़ा भी रग कहलाता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों डी ऑप्शन माना गया है, ये मैं नहीं समझ पाई। ये पीजीटी 2013 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब ये नहीं पता ये घटना चक्र वालों ने गलती की है या फिर ये आयोग ने 13 में यही आंसर माना था, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो फर्श बिछावन का जो कपड़ा होता है उसे रग कहा जाता है, और ये रंग नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, रग होगा ये। ओके, तो यहाँ हमारे हिसाब से आप एक बार, अगर आपके पास कोई बुक वगैरह हो, कहीं गूगल वगैरह एक बार सर्च कर लो। ठीक है, तो आप यही जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ वही मानो, फर्श बिछावन का कपड़ा होता है। पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, ऑर्लॉन है, डेक्रोन है, रेयॉन है, या नायलॉन है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, तो रेयॉन और नायलॉन में से यहाँ पर आंसर दिया है। इसका भी आंसर यहाँ पर इन्होंने नायलॉन दिया है, लेकिन नायलॉन तो 1930 में आता है। ओके, 1930 में आता है, और रेयॉन तो 1800 की खोज है। ठीक है, 1884 में काउंट हिलेरी डिचार्डो नेट ने क्या किया था, पहले रेयॉन बनाया था। ओके, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से तो सही ऑप्शन सही होगा। और हमारे हिसाब से क्या, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, कभी इसका डी ऑप्शन मतलब नायलॉन आंसर मान लिया जाता है, कभी आपका रेयॉन आंसर मान लिया जाता है। तो अभी भी इसमें नायलॉन ही दे रखा है, क्योंकि नायलॉन तो 1930 में आता है, ये तो बाद का रेशा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, अगर ये कहा जाता है कि पहला पूर्ण रासायनिक मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तब तो हम कहते हैं नायलॉन है, क्योंकि इसमें सेलुलोज भी होता है रेयॉन में, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं। घटना चक्र छापने वाले ही महारथी नहीं है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो हम लोग तब तो समझ ही गए प्रैक्टिस सेट करते करते कि कौन सा आंसर सही होता है। लेकिन बस ये मुझे डर ये लगने लगता है कि आप लोग उंगली ना उठा दो कि मैम आपने ये बताया। तो बेटा मैं भी बुक से ही पढ़ाती हूँ, मैं भी इन्हीं प्रैक्टिस सेट से सारी चीज़ों से लाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 होगा, लेटी के अंतर्गत क्या आता है। कोई अगर नया बच्चा ऐड हुआ हो तो वो मैं उसे बता दूं कि ये मत समझिएगा कि ये क्लास में मैम ऐसे क्यों ड्रामे कर रही हैं। ड्रामे की बात नहीं है, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, और अस्थमा जो है कभी कभी बहुत अटैक करता है, जैसे थके हुए हो, गर्मी ज़्यादा हो। तो आज गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी अगर इतनी नहीं होती तो ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल ही काम किया है मैंने रोज़ की तरह, आज कुछ ज़्यादा लोड नहीं लिया, पर गर्मी बहुत परेशान कर रही है। तो क्वेश्चन 20 है, तो लेटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका सी ऑप्शन, वेव है, नाइट गाउन है, डायपर होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वेव, नाइट गाउन, डायपर ऐसी चीज़ें आती हैं लेटी के अंतर्गत। आप इन कपड़ों को समझकर एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि ये कुछ अलग चीज़ें लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। ठीक है, नाइट गाउन हम रात में पहनते हैं। बिब क्या होता है, बच्चे जब कुछ खाते पीते हैं तो हम उनके गले में लगा देते हैं, जैसे उनके कपड़े गंदे ना हो। डायपर भी एक तरीके का ऐसा कपड़ा है जो काफ़ी अवशोषक होता है, चीज़ों को अवशोषित कर लेता है, जैसे कि बच्चों का डायपर। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, रुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की सुई का चयन, मतलब सुई है ये, रुई नहीं है, ठीक है। कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई या धागे का खिंचाव। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुई जो होती है हम कपड़े की किस्म के अनुसार चुनते हैं, और यहाँ पर 16 नंबर की सुई जो होती है वो नॉर्मल यूज़ कर ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, रेयॉन से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि डैश इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, यह अधिक स्थायी नहीं है। सी है पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है। डी है इसमें प्राकृतिक चमक है। तो यहाँ पर रेयॉन के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है, ठीक है। मैंने ये बताया था, आप देख लीजिएगा 25 से 30%। 23 क्वेश्चन है, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक चमकदार लगेगा, फीका लगेगा, गहरा लगेगा या हल्का लगेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, गहरा लगेगा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहाँ पर पूरक रंग के विषय में। जो रंग चक्र होता है कलर व्हील होता है, ठीक है, कलर व्हील होता है। तो आप जानते हो कलर व्हील में जो रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर रेड होता है, यहाँ पर येलो होता है और यहाँ पर ब्लू होता है, ठीक है। और रेड और येलो को मिलाकर कैसा ऑरेंज बन जाता है, और येलो और ब्लू को मिलाकर कैसा ग्रीन बनता है। तो रेड के सामने देखो आप क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ओके। ब्लू के सामने ऑरेंज जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्पल बनेगा। तो पर्पल के सामने बाई जा रहा है। तो ये क्या है? एक दूसरे के पूरक रंग कहे जाएंगे, ओके। ये एक दूसरे के पूरक रंग हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, ओके। और इनमें जब आप कलर का यूज़ करोगे तो पहला अगर इस्तेमाल किया उसके बाद आप दूसरा इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? पूरक रंग में वो उससे ज़्यादा गहरा दिखेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? ए है सिल्क, बी है ऊन, सी है सूती, डी है नायलॉन। तो पानी जो सोखने की क्षमता का अभाव होता है वो नायलॉन में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नायलॉन कपड़े को, पानी को नहीं सोखता है ज़्यादा, ठीक है। और जो सोखता भी है तो बहुत जल्दी वो उसे रिलीज़ कर देता है, मतलब निकाल देता है बाहर। और सिल्क है, ऊन है, सूती है, ये कपड़े में पानी को बहुत सोख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब हम क्लास को बंद करते हैं। धन्यवाद।